एक फिल्म की, डिसेंट काम हुआ, फिल्म ज्यादा चली नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया था, मैंने ट्राई किया था ऑल्टरनेटिव कैरियर को। मैं गया था मुंबई, मैंने प्रयास किया, सब किया। बेटे की जिम्मेदारी होती है पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करना, उनकी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेना। कि हाजीपुर से चुनाव लड़ने की सोच और ये प्रस्ताव मैंने गठबंधन के सामने मैंने रखा और गठबंधन ने इसको स्वीकार किया। जो उम्मीदें उनकी पापा से थी हाजीपुर की जनता की, उन उम्मीदों को मैं पूरा कर पाऊंगा। अच्छा, पशुपति पारस जो कि आपके चाचा, उनकी नाराजगी क्यों रहती है इतनी? है मेरे चाचा ही, उन्हीं की गोद में पला बड़ा हूं मैं। अब जब वो ऐसी बातें मेरे बारे में कहते हैं, सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, बुरा लगता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। नमस्कार, अमरुजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सांसद चिराग पासवान। चिराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। तो चिराग के बारे में अगर आप बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं और जितना भी जानते हैं वो काफी है, क्योंकि अक्सर वो मीडिया में छाए रहते हैं। अक्सर वो अपनी बातें ऐसी कह जाते हैं कि लोगों को उनमें रामविलास पासवान की छवि नजर आती है। अक्सर वो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं कि लोग कहते हैं कि भविष्य में एक राजनीति को एक अलग ही एंगल दे सकते हैं चिराग पासवान। तो आज उन्हीं से बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। और चिराग, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि इन दिनों आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन मैं कई जगह पे इस तरीके की भी खबरें पढ़ रही थी लगातार कि आप कोशिश कर रहे हैं कि नए चेहरों को भी और यंगस्टर्स को भी मौका दिया जाए जो वाकई राजनीति में कुछ करना चाहते हैं। और उसका एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है शांभवी चौधरी। एक्चुअली यू आर राइट पल्लवी जी। मैं चाहता हूं कि यंग ब्रेन्स, यंग माइंड राजनीति में आए, खास तौर पे बिहार की राजनीति में आए। हम लोग कई और राज्यों में हम लोग देखते हैं काफी यंगस्टर्स पढ़े लिखे सामने आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, प्रदेश के लिए नई सोच लेकर आते हैं, नए विजन के साथ वो आते हैं, विच इज ट्रू ऑल्सो। मतलब यंगस्टर्स होते हैं, वो नया जोश होता है, न्यू एनर्जी होती है, फ्रेश आइडियाज होते हैं। सो आई वॉन्टेड दिस इन माई स्टेट ऑल्सो। मैं चाहता था कि फ्रेश फेसेस आए। मैं खुद युवा हूँ, युवाओं की बात करता हूँ। मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर आप देखिएगा तो सबके आगे मैंने यस, युवा बिहारी अपने नाम के आगे मैंने लिखा हुआ है। बल्कि एक बार प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे युवा बिहारी कहकर संबोधित किया था। याद है मुझे। तो तो जब मैं युवा बिहारियों की जब मैं बात करता हूं तो ऐसे में जरूरी है इन युवाओं का बिहार की सक्रिय राजनीति से जुड़ना, जरूरी है इन लोगों का आगे आना। तो मैंने एक अपना एमवाई समीकरण तैयार करने का मैंने प्रयास किया, जहां मैंने महिलाओं को भी उचित रिप्रेजेंटेशन दिया। कुछ दिनों पहले ही एक विशेष सत्र बुलाकर हमारी केंद्र की सरकार ने नारी वंदन अधिनियम हम लोगों ने पारित किया, जिसके तहत 33% महिलाओं को आरक्षण की बात की। तो वहीं मेरे पास सीमित संख्या थी, मात्र 5 सीटों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, पर उन 5 सीटों में से 2 सीटों पर मैंने महिला उम्मीदवार दिए। मैंने 4 सीटों पर युवा प्रत्याशी मैंने उतारे, यंग पढ़े लिखे लोग, ऐसे चेहरे जो कि जब भारत की संसद में जाकर जब बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे, बिहार के बारे में बात करेंगे, तो ये वो छवि है जो कि देश और दुनिया के सामने बिहार की जानी चाहिए। ना कि वो अपराध से जुड़ी हुई, भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई, ये वो छवि है जो बिहार की जानी चाहिए। और इसी सोच के साथ मैंने यंग फेसेस को आगे लेकर आया। शांभवी चौधरी उनमें से बहुत प्रॉमिसिंग है। शी कम्स फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड हरसेल्फ एंड वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। मेरे जिला अध्यक्ष रह चुके राजेश वर्मा हैं, ही इज ऑल्सो अ यंग टैलेंटेड बॉय। मेरे जीजा जी हैं अरुण भारती, वो जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरी कर्मभूमि से। और मैं अपने आप को भी यंग ही मानना चाहूंगा, तो मैं भी बिल्कुल, हूँ आप उसमें। यंग ही हैं। यंग ही हैं आप। एग्जैक्टली। और अच्छा। अनुभव भी है इसमें। वीना देवी हैं जो कि दूसरी बार इस बार चुनाव लड़ेंगी और सांसद बनेंगी जी। हुँ। अच्छा चिराग, आपने जमुई का ज़िक्र किया, इस बार आप जमुई से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या लगता है, बेसिकली वहाँ की, चूँकि वो आपकी सिटिंग सीट है और वहाँ के लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस बार आप वहाँ से नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, तो लगता नहीं है कि वहाँ के लोग आपको बहुत मिस करेंगे इस बार? मैं बहुत मिस करूंगा और इसी सोच के पीछे मतलब आप एलिगेशंस लगा सकते हैं कि परिवारवाद है तो अपने जीजा को टिकट दिया और ये किया फलाना ढिमकाना, बट द फैक्ट इज जमुई से मेरा एक सांसद या संसदीय क्षेत्र का रिश्ता नहीं रहा है। जमुई की जनता मेरा परिवार है। मैंने पिछले 10 साल वहां पर बेटा बनकर मैंने कार्य करने का मैंने वहां पर प्रयास किया। ऐसे में जब जमुई की जनता मेरी अपनी है तो मेरे अपनों के लिए मेरा कोई अपना ही
उस भावना के साथ कार्य कर सकता था जिस भावना के साथ पिछले 10 सालों से जमुई में मैंने काम किया है। ऐसे में ये पार्टी ने, परिवार ने, सब ने मिलकर ये फैसला लिया कि अगर मैं नहीं तो मुझसे बेहतर कौन, और मुझसे बेहतर मेरी बहन से बेहतर कौन। मेरी बहन, मेरे जीजा जी, जो जो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, जो उसी भावना के साथ जमुई में कार्य कर सकते हैं जिस भावना के साथ मैं पिछले 10 सालों से करता रहा, जिन योजनाओं को मैं लेकर गया, उनको आगे लेकर जा सकते हैं। कोई भी और होता तो संभवतः एक सांसद का नाता उनका जमुई से होता, बट यहाँ पर जैसे मैं बेटा बन के कार्य करता रहा, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अरुण भारती जी भी बेटा बन के और संभवतः मुझसे बेहतर बेटा बनकर अपने आप को साबित करेंगे। अच्छा, बड़ा अनएक्सपेक्टेड आंसर दिया है आपने, क्योंकि वाकई ये एक एलिगेशन जैसा ही होता है कि परिवारवाद राजनीति में, कि अपने को राजा का बेटा राजा बनेगा वाली जो स्थिति आजकल देखने को मिल जाती है, और अक्सर ऐसे आरोप लगते रहे। लेकिन इसका बहुत सधा हुआ और बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया है। वाकई ऐसे जवाब की मैं उम्मीद कर नहीं रही थी, लेकिन बहुत खूबसूरत जवाब था ये। जी, कुछ कहना I'll चाह रहे just take one, I'll just take half a minute to explain this also। और मेरे हैं? यस, प्रधानमंत्री ने भी अभी एग्जैक्टली। कुछ दिनों पहले भारत की संसद में अंतिम सत्र जो था हम लोग का, उसमें उन्होंने अपने संबोधन में इस बात को बहुत क्लियरली डिफाइन किया है। परिवारवाद की परिभाषा को उन्होंने बहुत खूबसूरती से रखा। जब कुछ विपक्ष के लोग एलिगेशंस लगा रहे थे भाजपा के कुछ बड़े नेताओं पे, तो प्रधानमंत्री जी ने समझाया कि अगर कोई संघर्ष कर कर अगर आगे आकर अगर अपना मुकाम बनाता है, एंड पल्लवी जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी इस बात को मानता हूं कि किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, पर आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको एक मौका मिल सकता है, बट आपकी काबिलियत ही अंतोगत्वा आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएगी, आपको जीत दिलाएगी। एक छोटा सा उदाहरण, 2014 में मैं भी एज अ नेपो किड ही गया था, मुझ पे भी परिवारवाद के आरोप लगे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री जी की इतनी लहर थी, मैं रामविलास पासवान जी का बेटा, सारी चीजें, बट महज में 85,000 वोटों से वहां से मैं चुनाव जीता। बट 2019 में मैं 2.5 लाख से ज्यादा मतों से मैं चुनाव जीता। तो इन 5 सालों में मैंने कहीं ना कहीं कार्य किया होगा जिसने विश्वास जनता के मेरे प्रति बढ़ाया होगा, और इसीलिए मेरा मार्जिन मोर देन डबल हुआ। तो आई थिंक एवरीथिंग इवेंचुअली बॉयल्स डाउन टू योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटीज। इफ यू आर केपेबल इनफ, आप आगे जाएंगे। अगर आप नहीं, आपके अंदर वो काबिलियत, तो आप कितना भी हैवी वेट सरनेम आप लेकर आ जाएं, कुछ नहीं होने वाला। सो यस अच्छा, प्लीज। चिराग को कई लोग तब से जानते हैं जब वो अपनी पहली फिल्म मिले ना मिले हम से आए थे सबके सामने। कोई नहीं जानता उस फिल्म से पहले भी मुझे। डैशिंग थे, नहीं नहीं, पहले भी डैशिंग, आज भी डैशिंग। तो चिराग को तब से सब जानते हैं। तो चिराग, आप मॉडलिंग में थे, लेट नाइट पार्टी, सब कुछ जो एक यंगस्टर एंजॉय करता है अपनी लाइफ, एक वक्त में आपने वो बहुत कम देखा। उसके बाद आप अपने फादर रामविलास पासवान जी के साथ आ गए जब वो बहुत मुश्किल दौर में थे। फिर उसके बाद आपने उनकी राजनीति को बहुत सहेजा, उस विरासत को बहुत आगे तक अब आप लेकर आए हैं। जाहिर है बहुत अप्स एंड डाउन्स आपने इन दिनों देखे हैं, हमने भी बहुत सब कुछ देखा कि कितनी मुश्किलों से आप आगे बढ़े और अपने आप को सबके सामने इस वक्त स्टैब्लिश किया है। कितनी परेशानी हुई थी आपको वहां से लेकर यहाँ तक पहुंचने में? वेल, लाइफ्स बीन अ कंप्लीट रोलर कोस्टर। अगर आप पिछले 1.5 दशक की अगर आप बात करें, 2009-10 के आसपास मैं मुंबई गया, जिसका आपने जिक्र किया। वहां पर एक फिल्म की, डिसेंट काम हुआ, फिल्म ज्यादा चली नहीं बट ठीक था। 2-4 साल और मेहनत करता, संभवतः कहीं ना कहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई ना कोई मुकाम बना लेता। बट हाँ, हाँ, आपने राइटिंग छोड़ से, दिया शायद बाय विश, हाँ, आई थिंक। छोड़ दिया है, ज्यादा कुछ काम नहीं मिला। बट हाँ, मेहनत करता तो शायद कहीं ना कहीं पहुंच जाता। बट यस, वो एक ऐसा दौर था जब पापा एक्चुअली नीडेड मी। 2000 सॉरी, 2009 का चुनाव ऐसा था जहां पे पापा खुद चुनाव हार गए थे, पार्टी के सारे लोग चुनाव हार गए थे। तो 2009 से 2014 तक का समय पार्टी के लिए, पापा के लिए, इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम। एंड उस वक्त पापा की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन ही वांटेड मी टू बी अराउंड हिम। और मैं मुंबई छोड़कर वापस दिल्ली आया, और उन्होंने मैं मुझसे कहा कि मुझे कैंपेन करना होगा, जाना होगा बाकी जगहों पे, पार्टी की जिम्मेदारियों को थोड़ा थोड़ा लेना होगा। 2013 आते आते तक मेरे ऊपर पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी जिसके माध्यम से मैं वो करवा पाया जो मैं करवाना चाहता था। मैं हमेशा से
मोदी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा, हमारे आज के मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, और उस वक़्त वो एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर प्रोजेक्ट उनको किया गया था प्रधानमंत्री पद के लिए। मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग का गठबंधन हो। उस वक़्त हम लोग यूपीए के साथ थे, राजद कांग्रेस के अलायंस में थे। बीइंग द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसका अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास ये अथॉरिटी आई कि मैं पार्टी को कन्विंस कर सकूं ऑल्टरनेटिव अलायंस के बारे में सोचने के लिए। तो ये 2014 का जो पूरा फैसला हुआ, हम लोग एनडीए के साथ आए, और ये एक अच्छा फैसला, आने वाले दिनों में एक सफल फैसला पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए भी साबित हुआ। 2014 से 2019 तक बहुत अच्छे से सारी चीजें रही। चुनाव हम लोगों ने साथ में लड़ा, दो दो चुनाव लड़े, दो दो चुनाव जीते। 2020 में देन अगेन आई वेंट ऑन टू अ रोलर कोस्टर राइड व्हेन आई लॉस्ट माय फादर। 2020 अक्टूबर में जब उनका निधन हुआ, ये वही समय था जब बिहार में विधानसभा के चुनाव शुरू हुए थे। एंड उस वक्त थोड़े से डिफरेंसेस की वजह से मैंने अकेले चुनाव लड़ा। बट उसके बाद जिस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन रहा, जो जितना हम लोगों ने सोचा था वैसा नहीं हो पाया। जिस तरीके से परिवार में टूट हुई, पार्टी में टूट हुई, सो ये एक बहुत ज़्यादा कठिन समय था मेरे लिए, व्यक्तिगत तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी। बट आज खुशी है, गर्व है कि अपने संघर्ष से पार्टी ने जिस तरीके से संयम रखा। आई आई बिलीव इन दिस कि पेशेंस इज द की टू सक्सेस। आपको हम्म। धैर्य रखते हुए, संयम रखते हुए अपनी बारी का इंतजार करना जरूरी है, और तब तक उसके लिए मेहनत करते रहना जरूरी है, जो हम लोगों ने पिछले 2.5-3 साल तक निरंतरता में की। और गठबंधन ने उस मेहनत को देखा, उसे सम्मान दिया, और आज 5 सीटों पर हम लोग लड़ रहे हैं। मैं मानता हूँ 5 की 5 हम लोग जीतेंगे, और बिहार में 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। बिल्कुल, और एक मिनिस्टर का बेटा होते हुए भी पूरा एक तरीके से स्ट्रगल करना और लाइफ को बहुत कम एज में हर पहलू लाइफ का देख लेना वाकई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, वो हम भी समझ सकते हैं चिराग। एक बहुत दिलचस्प सवाल आपसे ये कि आपने पहले से सोचा था कभी कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे? आई थिंक मे बी यस, समवेयर। मतलब अब देखिए, अब खून में है राजनीति, आप उससे शाही अभी आप नहीं कर सकते हैं। रगों में है, अब लोग लाख नेपोकेट बोल लें, कुछ बोल लें, बट हकीकत है मैंने और कुछ देखा ही नहीं ना। और हम जैसे जो नेताओं के बच्चे होते हैं, और कुछ देखा ही नहीं होता। अब मैं इसको कवर अप नहीं करूंगा ये कहकर कि वकील का बेटा वकील, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, बट दैट इज द फैक्ट, बिकॉज आपका घर का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, आप अगल बगल यही होता हुआ देखते हैं, तो सबसे सहजता से आप वही चीज आप सीख पाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया था, मैंने ट्राई किया था ऑल्टरनेटिव कैरियर को, मैं गया था मुंबई, मैंने प्रयास किया, सब किया, बट इट डिडंट वर्क आउट बिकॉज आई डिडंट हैव दैट एक्सपीरियंस। मेरी 7 पुश्तों में किसी ने कैमरा फेस नहीं किया था एक्टिंग करने के लिए, तो मैं असहज था। और क्योंकि नेता का खून था रगों में, तो जब सेट पे भी जाता था तो वो मुझे रिटर्न डायलॉग्स देते थे, वो मुझसे याद ही नहीं होते थे, क्योंकि इम्प्रॉम्प्टू बोलने की इतनी आदत है। पापा को मैंने आज तक कभी पढ़ के भाषण देते हुए नहीं देखा, तो वो इम्प्रॉम्प्टू बोलने की आदत होती थी। तो अगर मेरा कोई 30 सेकंड का सीन होता था, तो मैं 2.5 मिनट तक मैं बोलता रह जाता था। सो डायरेक्टर यूज्ड टू गेट वेरी अनॉयड। एक पन्ने का कोई सीन होता था, तो मैं उसको 5 पन्ने तक मैं उसके डायलॉग्स बोल जाता था। तो बाद में समझ में आया कि नहीं, राजनीति का बेटा हूँ, राजनीति रगों में है, इवेंचुअली जाना पॉलिटिक्स में ही। एंड इवन ड्यूरिंग माय मूवी इंटरव्यूज भी अगर आप देखेंगे, तब भी मैं ये बोलता था कि इवेंचुअली आई गेट इनटू पॉलिटिक्स, बट आई गेट इनटू पॉलिटिक्स दिस सून। ये मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी होगा, बहुत और कम एज, बहुत कम एज। यस, जी, एग्जैक्टली। और इतनी जल्दी इतना कुछ देखने को मिल जाएगा, ये नहीं सोचा था। अच्छा, हाजीपुर सीट पर क्या सोचते हैं आप? क्यों चुना आपने हाजीपुर? कोई खास वजह रही, कोई कनेक्शन, कुछ भी ऐसा जो आपको लगा हो कि नहीं, मैं मुझे हाजीपुर सूट करेगा? अ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत नाशुक्रा होता अगर मैं अपने पिता की जिम्मेदारियों को उनके जाने के बाद अपने कंधों पर नहीं लेता। मैं मानता हूँ, और जो हम लोग के संस्कार में भी सिखाया जाता है, कि एक बेटे की जिम्मेदारी होती है पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करना, उनकी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेना। इसी सोच के साथ मेरे जहन में ये था कि अब क्योंकि मेरे पिता नहीं हैं, और हाजीपुर से वो लगाव रहा है शुरू से। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट बचपन से यही देखा। सो जब से घर पे होता था, तो हाजीपुर के लोगों का आना जाना, कोई आकर मेरे गाल पकड़ता था, कोई कान पकड़ता था, कोई गोद में उठाता था। बीइंग अ किड उन सब की गोद में खेला, उन सब के साथ वो रिश्ता रहा, किसी को चाचा बुलाया, किसी को भैया बुलाया, तो वो रिश्ता रहा है। तो ऐसे में पापा के जाने के बाद, और पापा ने हमेशा हाजीपुर को अपनी माँ का दर्जा दिया,
तो ऐसे में मैं मानता था कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है मेरे कंधों पर जिसको मुझे निभाना चाहिए। और यही कारण था कि हाजीपुर से चुनाव लड़ने की सोच और ये प्रस्ताव मैंने गठबंधन के सामने मैंने रखा और गठबंधन ने इसको स्वीकार किया और उम्मीद करता हूँ कि जो उम्मीदें उनकी पापा से थी हाजीपुर की जनता की, उन उम्मीदों को मैं पूरा कर पाऊँगा और जितनी मेहनत, जितना प्रयास पापा का रहा, उससे ज़्यादा मेहनत, उससे ज़्यादा प्रयास मैं हाजीपुर के लिए कर पाऊँ, ये उम्मीद करता हूँ। अभी नीतीश कुमार फिर से साथ आ गए हैं। अब उनके साथ कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आई थिंक एक छत हुँ। बहुत मैच्योरिटी के साथ मेरे मुख्यमंत्री जी ने, उनकी पार्टी ने, मैंने, मेरी पार्टी ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है। मतलब ये किसी से छुपा नहीं था, इश्यूज थे हम लोग के बीच में। बट राजनीति में बड़े लक्ष्य को मद्देनजर रखना जरूरी होता है और मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ एंड बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, हम लोग को ये सिखाया जाता है कि राष्ट्र हित के ऊपर कुछ नहीं होता है, सबसे ऊपर आपके राष्ट्र का हित होता है, उसके बाद आपके गठबंधन का हित आता है, उसके बाद आपके दल का हित आता है और अगर उसके बाद भी कुछ बच जाए तब इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। ऐसे में राष्ट्र हित के लिए मैं मानता हूं पल्लवी जी, मेरे प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है, ये मैं मानता हूं। उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए हमें गठबंधन के हितों को साधना बहुत जरूरी है और गठबंधन के हित को हम तभी साध पाएंगे जब तमाम घटक दल एक दूसरे के साथ हैंड एंड ग्लव्स की तरह मिलकर कार्य करेंगे। ऐसे में अगर कोई दो घटक दल आपस में ही उलझ गए या आपसी मतभेदों में अगर हम लोग फंस गए तो इसका सिर्फ नुकसान हम लोग के गठबंधन को होगा और लाभ इसका विपक्ष ले जाएगा। तो ऐसे में बड़े लक्ष्य को सामने रखते हुए उस ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को सामने देखते हुए तमाम घटक दल एक साथ एक मंच पर आए हैं और पुनः प्रधानमंत्री जी को पुनः नहीं तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं। मुकेश सहनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक लंबे समय तक ये कयास लग रहा था कि संभवतः लोकसभा में किसी गठबंधन में उनको एकोमोडेट नहीं किया जा पाएगा, बट जिस तरीके से महागठबंधन का कल वो हिस्सा बने हैं, 3 सीटें दी गई हैं। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा है, अब चुनाव में है, हम दोनों आमने सामने हैं, वो भी प्रयास करेंगे, हम भी प्रयास करेंगे, अंतोगत्वा फैसला तो जनता को ही लेना है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, प्रधानमंत्री मोदी जब भी मंच पर बोलते हैं, बिहार में खास तौर से, और आपके लिए बोलते हैं तो एक अलग ही कनेक्शन देखने को मिलता है। वो कभी आपको छोटा भाई बताते हैं, कभी आपके काम की बहुत सराहना करते हैं, तो उस वक्त आप कैसा महसूस करते हैं? वो रिश्ता है मेरा मेरे प्रधानमंत्री के साथ। इस रिश्ते का कई बार मजाक उड़ाया गया, कई बार मुझे कहा गया कि बड़ा अपने आप को हनुमान कहता था, क्या हुआ, मतलब बहुत सारी चीजें इस दौरान हुई। बट वो जो रिश्ता है, शायद मैं कभी शब्दों में मैं उसको बयां ही नहीं कर पाऊंगा। मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ तब मजबूती से खड़े रहे जब मेरे पास और कोई नहीं था। मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में when my father was in hospital and my father, I've always seen him like a lion, शेर की तरह उनको मैंने दहाड़ते हुए देखा। उनको उस आईसीयू के कमरे में बेड पे दुनिया भर की तारें उनके आसपास, मशीनें आसपास, मेरे लिए वो बहुत सबसे डिफिकल्ट टाइम, कोई किसी शायद लोगों को लगता होगा पार्टी परिवार टूटना सबसे डिफिकल्ट था, बट वो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर, मेरी माँ के लिए, फैमिली के लिए, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। एंड उस वक्त मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े रहे। इमेजिन, देश का प्रधानमंत्री आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल पे कॉल करते हैं, बिना वाया मीडिया के, बिना किसी को ये बोले हुए कि फोन लगा के मेरी बात करवा दो। आप जब फोन उठाते हैं तो उधर से प्रधानमंत्री जी की आवाज आपको सुनाई देती है। ये पर्सनल कनेक्ट मेरे प्रधानमंत्री ने मेरे साथ बनाया। ये बात भी बिल्कुल सही है कि ना मैंने इस रिश्ते का मैंने कभी राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया, ना मेरे प्रधानमंत्री ने भी कभी व्यक्तिगत रिश्तों को राजनीति के साथ जोड़ने का की सोच उन्होंने कभी रखी। बट हाँ, गाहे बगाहे मेरे प्रधानमंत्री बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, बट गाहे बगाहे मैं उन खुशनसीबों में से हूँ जिनके सामने प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेस किया। जिस तरीके से मुझे एनडीए के 25 साल होने पर उस बैठक में मुझे गले लगाया, या अभी तक मैं हनुमान था, बट जमुई की रैली के बाद जिस तरीके से उन्होंने मुझे अपना छोटा भाई बनाया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देश का प्रधानमंत्री अगर आपको इतना आपके ऊपर इतना विश्वास रख रहे हैं और इतना स्नेह दे रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, पशुपति पारस जो कि आपके चाचा, उनकी नाराजगी क्यों रहती है इतनी? अक्सर हमने नोटिस भी किया है, जब आपका जिक्र होता है सॉरी, वो थोड़ा सा, नाराज हो जाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? नाराज हो आपको जाते क्या हैं। लगता है? खुद आपको आई हैव कैसा नो लगता है? आइडिया। क्यों लगता है? नहीं बता।
चलिए, कोई नहीं। जी, जी, बुरा जी, जी, लगता है, आप कुछ दुःख कहना चाह होता रहे है, हैं? तकलीफ होती जी। है। हुँ। तकलीफ होती है। है मेरे चाचा ही, उन्हीं की गोद में पला-बड़ा हूँ मैं। और अब जब वो ऐसी बातें मेरे बारे में कहते हैं, सूरज पश्चिम से उग जाएगा, पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जब कोई उनसे परिवार को एक करने का सवाल पूछता है, तो उनका जवाब आता है, नेवर, नेवर, नेवर। ये तमाम बातें तकलीफ देती हैं। मैं उनका खून नहीं हूँ, ये बात कहना, ये बातें तकलीफ देती हैं। मेरी माँ जो उनकी भाभी थी हमेशा, आज वो चिराग की माँ बन गईं, चिराग की माँ कह के उनको संबोधित करते हैं। ये तमाम बातें तकलीफ देती हैं, बट मुझे नहीं पता कि फ्रॉम वेयर इट ऑल, मतलब शुरू कहाँ से हुई ये सारी बातें। ये मुझे आज तक कभी समझ में ही नहीं आया और क्यों हुआ ये। मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि अगर मैं उनका अपना सगा बेटा होता, तो क्या तब भी वो मेरे साथ ऐसा ही करते? अगर मैं उनका अपना बेटा होता, मैं भले लाख गलत था, हो सकता है संभवतः मुझसे गलतियाँ हुई होंगी, कुछ भी होता। मैं आपका बेटा था ना, आप मेरे कान पकड़ते, मुझे डाँटते, 2 थप्पड़ लगाते थे, बैठाते, समझाते। पर इस तरीके से मुझे सड़क पर छोड़ देना, और लिटरली सड़क पर छोड़ देना, मेरा सामान सड़क पर फेंक दिया गया था, मुझे मेरे परिवार से, मेरी ही पार्टी से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया था। मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने इतना क्या गलत किया कि आपने मेरे साथ ये सब चीज़ें की। अगर मैं आपका बेटा होता, एक बार अगर आप दिल से मुझे अपना बड़ा बेटा मान लेते, तो मुझे लगता है ये सारी समस्याएँ आती ही नहीं। बट मुझे कभी दिल से बड़ा बेटा माना ही नहीं गया। बट ठीक है, हैविंग सेड दैट, अब गंगा में से बहुत पानी बह गया। मैं बहुत आगे निकल गया हूँ इन सब चीज़ों से। तकलीफ होती है, बट वो दिल के किसी एक हिस्से में है। बट अब काम पे ध्यान, पार्टी को आगे बढ़ाना, प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, अब इसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया चिराग, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक़्त देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।